चंडीगढ़ में कल रात को मैं 1 बजे सोया हूँ। रात को 12 बजे चंडीगढ़ को प्राइवेट कंपनी ने टेक ओवर किया है। अब प्राइवेट कंपनियाँ कैसी होती हैं पहले तो वो आप समझिए। कोई लोग बात ना करें, जिनको बात करने में रुचि हो चले जाएं यहाँ से। प्राइवेट कंपनी कैसी होती है, जब 2020 में टेंडर हुआ था, यह 5 साल लड़ा है उन लोगों ने। जब 2020 में टेंडर हुआ था तब वह टेंडर में आई थी आरपी संजीव गोयनका कंपनी आई थी। और कंपनी ने जब टेंडर की प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस हुई और टेंडर के प्राइस डालने थे, तब उसने एक नया नाम अपना लिख लिया, एमिनेंट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यह एक नया नाम लिख लिया। और कल जिस कंपनी ने टेक ओवर किया है वह एक तीसरा नाम हो गया है। उसका नाम है चंडीगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड, CDPL। यह सब इतने करतब क्यों कर रहे हैं ये लोग, जिससे कोई ऊंच नीच हो तो आरपी गोयनका ग्रुप कहीं से ना फंसे और संजीव गोयनका भी कहीं से ना फंसे। उनकी कंपनी का नाम है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। कौन फंसेगी? चंडीगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी। और जब फंसने की नौबत आएगी तब तक वो कहेंगे वो तो दिवाला हो गई है। मज़ेदार बात यह है कि ये बड़े बड़े लोग, इनकी कंपनियां दिवाला हो जाती हैं और ये लोग जेट से चलते हैं, अपने जेट होते हैं उनके, वह शानदार महलों में रहते हैं। आप समझ रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर। तो कल जिस कंपनी ने टेक ओवर किया है उस कंपनी का नाम है चंडीगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड। यही ग्रेटर नोएडा में वही है आरपी गोयनका। ग्रेटर नोएडा में कंपनी का नाम है नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। कहीं उनका नाम ही नहीं आता गोयनका का, बीच में। तो हो गया जो होना था। कल ही कर्मचारियों को धक्का लगा था। धक्का इसलिए लगा था कि वह छोटी सी जगह है और कुल 500 के करीब निगमित कर्मचारी थे, 560 के करीब संविदा के कर्मचारी थे, जैसे आप लोग हैं। और जो नियमित कर्मचारी थे, नियमित कर्मचारियों में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ तो समझ लीजिए, आप उसको अपने रेफरेंस में ट्रांसलेट करते जाइए। ट्रांसलेट करना आता है ना, अपने को समझिए कि आपकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ 2 प्रकार के कर्मचारी थे। एक कर्मचारी वह थे जिनको पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन, और एक कर्मचारी वह थे जिनकी 20 साल से कम की नौकरी थी, जिनको कोई पेंशन नहीं मिली। तो जिनकी 20 साल से ज़्यादा की नौकरी थी, 2005 में वहाँ पेंशन समाप्त हुई, वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वह पावर कॉर्पोरेशन नहीं था। कल तक चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट था, इट वॉज नॉट ए कॉर्पोरेशन। सब सरकारी कर्मचारी थे। तो उन सरकारी कर्मचारियों को 2005 में पेंशन समाप्त हुई। तो 20 साल से कम की जिनकी नौकरी थी, वह चाहे जितना डर जाएं, डर के भी बेचारे कहाँ भाग के जाएंगे, क्योंकि वो भाग के जाएंगे तो फिर नया जुगाड़ करना पड़ेगा रोजगार का। लेकिन जिनकी 20 साल से ज़्यादा की नौकरी थी, जो पेंशन पाने वाले थे, लगभग सब ने, 4, 6, 10 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगभग सब ने कल ही परसों ही रिटायरमेंट ले लिया था। क्योंकि धमकी भरा लेटर है। ऐसा लेटर मैंने कभी देखा नहीं कि रात को 12 बजे तक 12 PM आप 31/20/25 कर्ज ले लें तो ले लें, नहीं तो उसके बाद यह भी नहीं देंगे। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 250-250 के बीच के कर्मचारी चले गए थे। तो आधे कर्मचारी संख्या तो उनकी वैसे ही टूट गई, रातों रात टूट गई। बाकी लोग बचे, हम लोग लगातार उनके कांटेक्ट में थे। इस सभा के माध्यम से मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ यूटी पावरमैन चंडीगढ़ की। वहाँ संघर्ष समिति का, यूनियन का यही नाम है, यूनियन टेरिटरी पावरमैन। और यूनियन टेरिटरी पावरमैन के जो संयोजक हैं गोपाल दत्त जोशी, उत्तराखंड के हैं लेकिन काम करते हैं चंडीगढ़ में। जिस बहादुरी के साथ, जिस कौशल के साथ, जिस सूझबूझ के साथ गोपाल दत्त जोशी ने 5 साल इस संघर्ष को चलाया है, वह बेमिसाल है। उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ गोपाल दत्त जी।
लेकिन गाजर मूली की तरह कटने के लिए 200 कर्मचारियों को हम नहीं छोड़ सकते थे। तो अल्टीमेटली ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ रात को 1 बजे तक। तभी मैं जगता रहा। गवर्नमेंट को हमने कहा एक पार्टी गवर्नमेंट बने, जैसे 2000 में हमारे यहाँ बनी थी। तो ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, उसका मसौदा कल आएगा। जितने कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सकती है, जितना दबाव बनाया जा सकता था, वो सारी कोशिशें की गई हैं। लेकिन नतीजा तो यही है ना कि चंडीगढ़ का निजीकरण हो गया। और चंडीगढ़ की जनता भी, देखिए चंडीगढ़ का निजीकरण बिल्कुल डिफरेंट कहानी कहता है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बयान देते देते चेयरमैन थक गए, ऊर्जा मंत्री बयान देते देते थक गए कि इतने का घाटा है, उतने का घाटा है, अब हम पैसा नहीं दे सकते। दक्षिणांचल में अब हम पैसा नहीं दे सकते। चंडीगढ़ तो मुनाफा कमा रहा था। यानी चंडीगढ़ के निजीकरण ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। वो सारी थ्योरी चूर चूर हो गई है कि हम घाटे के नाम पर निजीकरण कर रहे हैं। चंडीगढ़ के निजीकरण ने केंद्र सरकार की और विभिन्न सरकारों की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। और ये मत समझिए कि सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र में जाता है। पिछले साल एक नया इतिहास भी रचा गया है पंजाब में। पंजाब में गोविंदगढ़ में एक जीबीके पावर एक कंपनी है, उसका थर्मल पावर स्टेशन था 2x660 मेगावाट कैपेसिटी का। और प्राइवेट कंपनी जिस प्रकार से लूट कर रही थी, उसको देखते हुए पंजाब की गवर्नमेंट ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष ही निजी क्षेत्र के पावर हाउस को टेक ओवर कर लिया। वह उत्पादन निगम का पावर हाउस हो गया है। तो ये भी एक इतिहास है। इसलिए कहीं किसी चीज का अंत नहीं होता। अंत किसका होता है? आपने देखा ना, कुश्ती के रिंग में या बॉक्सिंग के रिंग में वो गिर जाता है, जब वो उठ के खड़े होने से इनकार कर देता है तब वो विजिल बजाता है, तब उसकी हार होती है। रिफ्यूज टू स्टैंड अप, जब वो कहता अब हम आगे खड़े नहीं हो सकते। अरे हम लोग तो स्वतंत्र ऑक्सीजन में हैं, स्वतंत्र देश में हैं, बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। मौजूदा समय में अगर सबसे बड़ा कोई संघर्ष का प्रतीक है, ठीक है हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई संघर्ष का प्रतीक है तो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला 10x10 की कोठरी में 27 साल जेल के अंदर रहे, लेकिन क्यों जीते नेल्सन मंडेला? 27 साल 10x10 की कोठरी में, कल्पना करिए आप लोग। उसके बावजूद भी क्यों विजय हुई नेल्सन मंडेला की? बिकॉज ही रिफ्यूज टू गिव अप, क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनकी विजय हुई। तो हमें उस हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। सारा देश हमारी ओर देख रहा है। बहुत बड़ी लड़ाई है जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। सारा देश देख रहा है। हम मायूस हैं चंडीगढ़ के निजीकरण से, लेकिन चंडीगढ़ का निजीकरण कोई पैमाना नहीं है कि चंडीगढ़ में निजीकरण हो गया तो और जगहों पर भी हो जाएगा। आपको समझा पा रहा हूं ना अपनी बात? चंडीगढ़ एक बहुत छोटी सी जगह है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, न उस पर पंजाब का अधिकार है, न उस पर हरियाणा का अधिकार। सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम का अधिकार था उस पर। जितनी मनमानी कर सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन इसके पोस्टर बनेंगे, इसके आंकड़े जाएंगे लोगों के सामने कि चंडीगढ़ में क्या हुआ है। सब तैयार कर रहे हैं हम कि चंडीगढ़ में जो इतना मुनाफा कमा के दे रहा था, पूरी जमीन चंडीगढ़ की 1 रुपए में दे दिया प्राइवेट कंपनी। 1 रुपए में जमीन दी गई है। रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 रुपए में चंडीगढ़ की पूरी जमीन दे दी गई है। 871 करोड़ रुपए में अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियां प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर दी गई। चंडीगढ़ में कितने 220 केवी की सब स्टेशन है? 220 केवी सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है वहाँ। मैं रिपीट कर दूँ, कितने सब स्टेशन है? कितने 132 केवी की सब स्टेशन है? 33/11 कितने सब स्टेशन है? क्या कास्ट होती है उन सब स्टेशन की? चंडीगढ़ भारत का प्लैंड और बहुत आधुनिक शहर है। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज अंडरग्राउंड केबल्स हैं। अंडरग्राउंड केबल्स की बड़े महंगे होते हैं। यह सब बना बनाया, उनको तो केवल क्या करना है, स्मार्ट मीटर लगा देना है
अपने आप बिजली कट जाएगी, बिजली का बिल जमा हो जाएगा। दो चीज़ें एक साथ ख़त्म होने जा रही हैं वहाँ, मीटरिंग और बिलिंग। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद दो चीज़ें एक साथ समाप्त हो जाती हैं। अगर प्रीपेड मीटर लग गया, मीटरिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रीपेड मीटर लग गया तो बिलिंग की ज़रूरत नहीं है, को कोई बिल इशू ही नहीं करना है। जैसे मोबाइल का कोई बिल आता है आपके पास, प्रीपेड मोबाइल का, तो अपने आप कट जाता है ना, बिजली अपने आप वहाँ पर कट जाएगी जो है। लेकिन एक ऐतिहासिक लड़ाई है, उसका समय मूल्यांकन करेगा। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वैसे ही कर्मचारी यहाँ भी दो प्रकार के हैं। और शुरुआती बयान देखिए आप नवंबर के चेयरमैन के, उन्होंने कहा हम वीआरएस, आकर्षक वीआरएस दे देंगे। यह कुछ इस प्रकार का बयान था कि हम आपको आकर्षक मृत्यु दे देंगे, ऐसे बयान था ना। जो मृत्यु भी आकर्षक होती है। यहाँ कोई नौकरी करने आया है कि नौकरी गंवाने के लिए आया है? लेकिन वह कितना आकर्षक वीआरएस दे रहे हैं। समाचार पत्र अगर आप पढ़ते हो तो एक दिन में 5 चीफ इंजीनियर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके कल चले गए। 28 लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, सब जा रहे हैं। जैसे पलायन हो रहा है यहाँ से जाने वालों का। यह आकर्षक वीआरएस की बात कर रहे थे, आज ये स्थिति पावर कॉर्पोरेशन में आ गई। यह शर्म की बात है मैनेजमेंट के लिए, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है। स्किल्ड मैन पावर मिलती नहीं है, एक्सपीरियंस मैन पावर मिलती नहीं है। यहाँ इतने अनुभवी और इतने क्वालिफाइड अभियंता जो एनआईटी के हैं, आईआईटी के हैं, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, जिनकी 30 साल की नौकरी है, इतनी एक्सपीरियंस मैन पावर यह पावर कॉर्पोरेशन लूज कर रहा है एवरी मंथ। लेकिन इस महीने में तो झड़ी लग गई रिटायरमेंट लेने वालों की। किस चीज़ का दबाव है? भय पैदा किया जा रहा है और निजीकरण का, उसी दबाव में तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। उस दबाव को हमने कल देख लिया। परसों मैंने आपको बताया ना, एक दिन में 225 लोगों ने चंडीगढ़ में रिटायरमेंट लिया। उस दबाव को वो दबाव दिखाई पड़ गया। तो जो सब जवाब दिखाया जा रहा है निजीकरण के बाद, कितना बुरा होने वाला है। जहाँ तक संविदा के कर्मचारियों की बात है, मुझे मालूम है संविदा कर्मचारी कोई मजदूर नहीं है, सारे ही कर्मचारी आज संविदा पर हैं। मैं जानता हूँ इस बात को। मुझे मालूम है कि आज 32,000 33,000 कर्मचारी कुल बचे हैं। जो 70-80 हज़ार से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वह सब संविदा पर हैं। और मजदूर हैं तो वो भी हमारे हैं। लेकिन केवल मजदूर नहीं है, वो ऑपरेटिंग स्टाफ भी है, वह मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी है, वह कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले लोग भी हैं। सब मैं जानता हूँ इस बात को। और हमारी मुख्य मांग यहाँ पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारी नहीं, जितने फेडरेशन हैं कर्मचारियों की मुख्य मांग है, नेशनल लेवल पर हमारी है कि जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और भर्ती की जाए। हमारी ये डिमांड, हमने कोई नोटिस नहीं दिया है। हम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपको मैं यह स्पष्ट बता दूं कि जब भी कोई समझौता होगा तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं वायदा कर रहा हूं, संविदा के कर्मचारियों को होगा सबसे पहला मुद्दा उनका, संविदा कर्मचारी, क्योंकि वो लाइफ लाइन है। उनके बगैर ये डिपार्टमेंट नहीं चल सकता। वो लाइफ लाइन है इस डिपार्टमेंट। आपको जानकारी नहीं होगी, हमारे ही संगठन ने, इंजीनियर्स के एसोसिएशन ने तेलंगाना में 100% संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कराया। ये 8 साल पहले की बात है। एक झटके मालूम है सभी लोगों को, लीडर्स को, तेलंगाना में आज कोई संविदा कर्मचारी नहीं, सब एक झटके में रेगुलर हो गए, सब नियमित है। और अब जब भर्ती होती है वह नियमित कर्मचारियों की होती है। क्या क्या आपसे छीन जाएगा निजीकरण होने के बाद। वह हवाला देते हैं चेयरमैन कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 133 में लिखा है, 133 के पहले 131 आता होगा ना, गिनती तो ऐसे ही होती है ना। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते होंगे तो 131 पहले पढ़ेंगे, 133 बाद में पढ़ेंगे। ठीक कह रहा हूँ ना अपनी बुद्धि से मैं? 133 में क्या आता है वो भी आपको बता दूं मैं, लेकिन 131 में क्या आता है वो चेयरमैन साहब ने नहीं पढ़ा। सेक्शन 131 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कहता है कि अगर कोई पब्लिक एसेट, पब्लिक सेक्टर की एसेट अदर देन गवर्नमेंट बेची जाएगी,
अदर देन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट को बेची जाएगी। अदर देन गवर्नमेंट का मतलब मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्डिंग है, आज यह मध्यांचल की बिल्डिंग है। कल को मध्यांचल का दफ्तर यहाँ से बंद हो जाए, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट इसको सिंचाई विभाग को दे सकती है, गवर्नमेंट इसको पीडब्ल्यूडी को दे सकती है, गवर्नमेंट इसको किसी और विभाग को अपने दे सकती है। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बात में नहीं लिखा है। सेक्शन 131 कहता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कि अगर गवर्नमेंट की असेट, पब्लिक सेक्टर की असेट बिजली की अदर देन गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी तो 2 शर्तें उसने लगाया है। सेक्शन 131 में लिखा है कि पहले तो उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है यह आपको तय करना पड़ेगा। ये रेवेन्यू पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? जैसे एक दुकान है अमीनाबाद में 10 बाई 10 की, एक दुकान है हजरतगंज में 10 बाई 10 की, दोनों का रेवेन्यू पोटेंशियल मतलब कमाई दोनों की अलग अलग हो गई ना। 10 बाई 10 की दुकान बलरामपुर में है गांव में, 10 बाई 10 की दुकान भदोही में है, अलग हो गया ना सबका रेवेन्यू पोटेंशियल। तो वह कहता है पहले रेवेन्यू पोटेंशियल बताइए क्या है उसका, जिसको आप बेचने जा रहे हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल पूर्वांचल को बेचने जा रहे हैं, पूर्वांचल का जो टारगेट है रेवेन्यू का, अगर वह टारगेट 24,000 करोड़ रुपए का है, टारगेट क्या होता है? पोटेंशियल से कम होता है। एक्चुअल कितना है उससे थोड़ा कम ही रखा जाता है, क्योंकि आदमी के हाथ पैर हैं, 24 घंटे तो काम करेगा नहीं। इसका मतलब कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल है। इसी प्रकार से कम 30,000 35,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल दक्षिणांचल का है। तो रेवेन्यू पोटेंशियल के हिसाब से ले लीजिए तो 30,000 35,000 करोड़ रुपए ये हो गया। फिर आगे कहता है दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स, जो परिसंपत्तियां हैं उनकी कीमत लगाइए। फेयर इसको कहते हैं कि अगर ये 50 करोड़ की बिल्डिंग है तो चलिए 45 में बिक जाए, 50 करोड़ की बिल्डिंग 5 लाख में ना बिक जाए, इसको फेयर वैल्यू कहते हैं। ये एक्ट में लिखा हुआ, यह सब लगाया गया क्या? कोई CAG ऑडिट हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी कितने की है? नहीं हुआ। वह नोटों की गड्डी पर सोना चाहते हैं। मुझे किसी ने बताया है वह नोटों की गड्डी पर सोने के अभ्यस्त हैं वो लोग, यह किसी ने बताया मुझे। मैं तो ताज्जुब कर गया। मैंने कहा अगर नोट की गड्डी पर कोई सुला दे मैं तो रात भर सो ही ना पाऊंगा। और वह अभ्यस्त है नोट की गड्डी पर सोने के लिए। तो वह नोट की गड्डी पर सोने का सपना देख रहे हैं शक्ति भवन में बैठे हुए लोग। ना उन्होंने रेवेन्यू पोटेंशियल निकाला, ना असेट का इवैल्यूएशन किया। तो सेक्शन 131 नहीं पढ़ा चेयरमैन साहब ने, 133 पढ़ा है। चलिए 133 में क्या लिखा है? 133 में लिखा हुआ है कि सर्विस कंडीशन शैल नॉट बी इंफीरियर टू, सेवा शर्तें किसी भी परिस्थिति में उससे कम नहीं होंगी। किससे कम? जैसी राज्य विद्युत परिषद में थी। यह सेक्शन 133 मित्रों राज्य विद्युत परिषद से कारपोरेशन बनने के लिए है, यह निजीकरण के लिए नहीं है। यह बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यहां तक लिखा है इट विल बी डीम्ड एज इफ फॉर द सर्विस कंडीशंस, इट विल बी डीम्ड एज इफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज कंटिन्यूइंग। ये शब्दावली तक लिखी हुई है कि सेवा शर्तों के मामले में माना जाएगा कि मानो कि राज्य बिजली बोर्ड ही चल रहा है। तो वह राज्य बिजली बोर्ड से कारपोरेशन के लिए है, वह क्लास कारपोरेशन से निजीकरण के लिए नहीं है। क्यों नहीं है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसलिए नहीं है क्योंकि सेवा शर्तों की गारंटी तो सरकार ले सकती है ना। बिल्कुल। जब गवर्नमेंट के UPSEB था, गवर्नमेंट का UPPCL है, वह गारंटी सरकार ले सकती है। लेकिन UPPCL से गोयनका हो जाए, UPPCL से टाटा हो जाए, उसकी गारंटी सरकार कैसे ले सकती है? यह उस पर लागू नहीं होता। केवल मूर्ख बनाया जा रहा है कि सेवा शर्तें कम नहीं होंगी। अरे जब हमारा एम्प्लॉयर बदल जाएगा, सेवा योजक बदल जाएगा हमारा, तो जो वो तय करेगा वो सेवा शर्तें होंगी। लेकिन मैं रणवीर जी को कहूँगा कि एक वर्कशॉप करें, जो टाइम है हमारे पास अभी, एक वर्कशॉप की जाए। उस वर्कशॉप में केवल इसी पर प्रश्न हो, इसी पर क्लास हो 1 घंटे की, ज़्यादा लंबी नहीं, कि क्या होगा सेवा शर्तों का। और जो प्रश्न आप में से कोई भी करना चाहे वो प्रश्न करें, उसका उत्तर है।
इसको गांठ बांध लीजिए, रोज रोज ये बात बताने की जरूरत ना पड़े। एक एक चीज क्लियर कर लीजिए। संविदा का है तो क्या होगा, रेगुलर का है, एनपीएस वाला है, सीपीएफ वाला है तो क्या होगा, रेगुलर का है, जीपीएफ वाला है तो क्या होगा। सब बातें क्लियर हो जाए। बातें यहीं खत्म नहीं होती। प्रोविडेंट फंड का भी मामला है, बातें यहीं खत्म नहीं होती। बिजली का मामला है, सबसे बड़ा मामला बिजली का मामला है। वह कह देंगे कि बिजली की रियायती बिजली की सुविधा की गारंटी तो उनको थी जो 14 जनवरी 2000 को नौकरी में थे। अगर आप लीगल बात पड़ी जाएगी तो कह देंगे कि उसकी गारंटी आपको तो है ही नहीं। मौजूदा चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बताया जा चुका है, एक रेजोल्यूशन पारित किया है कि जो लोग 14 जनवरी 2000 तक नौकरी में थे उनके यहाँ मीटर न लगाया जाए, बाकी लोगों के यहाँ मीटर तुरंत लगा दिया जाए। ये जानकारी है आप लोगों को, उन्होंने पारित किया है एक रेजोल्यूशन। तो वो डिवाइड एंड रूल का काम कर रहा है। हमें इन बहकावों में नहीं आना है, वर्कशॉप करना है। एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना है कि हमें अपने डिपार्टमेंट को बचाना है। किसके लिए बचाना है? प्रदेश के लिए बचाना है, उपभोक्ता के लिए बचाना है, अपने परिवार के लिए बचाना है, अपने लिए बचाना है। यह भावना जब हमारे अंदर पैदा होगी, एक एक व्यक्ति में कूट कूट के भर देना। मैं फुल टाइम उपलब्ध हूँ, वर्कशॉप करिए, एक एक बातें आपके सामने मैं रखूँगा और आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। कोई भ्रम न रहे, एक एक व्यक्ति को एजुकेट करिए और सब लोग एजुकेट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अंतरात्मा कहती है, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, यह लड़ाई तो हम जीतने ही जा रहे हैं। यह इंट्यूशन का केवल लड़ाई जीतना पर्पज नहीं है, लड़ाई तो जीतने ही जा रहे हैं। यह लड़ाई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को, आप सबको इतना मजबूत बना देगी कि किसी भी मामले में कोई अन्याय करने की हिमाकत ना कर पाए। इतना मजबूत है लड़ाई आपको बना देगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं समझ रहा हूँ कि समय काफ़ी हो गया, आपको अंदर काम करने जाना है, मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। आखिरी बात कह रहा हूँ, 1857 में जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, तो अगर किसी के मन में राष्ट्र का भाव है तो उसे इस बात का अफसोस हो सकता है कि हम 1857 में पैदा नहीं हुए थे। उस लड़ाई का हम हिस्सा नहीं थे, नहीं तो झांसी की रानी के साथ शायद हम भी खड़े होते। जो लोग 1930 में लड़ रहे थे, हमारे मन में कभी कभी ये भाव होता, हम भी इशफाक उल्लाह खां के साथ खड़े होते। हम भी चंद्रशेखर आज़ाद को पंडित जी और भैया कह के बुलाते। हम भी भगत सिंह को कहते, कहो भगत कैसे हो। लेकिन हम उस समय पैदा नहीं हुए जिसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। हम उस समय भी पैदा नहीं हुए थे। हमारे मन में अफसोस होता होगा। मैं आपसे क्यों पुरानी बातें कहूँ, 2000 में जो ऐतिहासिक संघर्ष हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में, यहाँ खड़े हुए बहुत से लोगों के मन में इस बात की कसक होगी कि इतने ऐतिहासिक संघर्ष के समय वह यहाँ नौकरी में नहीं थे। लेकिन आज आपको वह स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है कि आज आप नौकरी में हैं और वैसा ही संघर्ष आपकी देहरी पर दस्तक दे रहा है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त है। कल को आने वाली पीढ़ियां कहेंगी। अभी आर्यन वर्मा जी खड़े हुए हैं, आ जाइए वर्मा जी, इधर आ जाइए। यह बहुत बड़े योद्धा हैं हमारे 2000 की हड़ताल के। और रणवीर सिंह खड़े हुए थे, मैंने रणवीर सिंह को कहा कि हमारे बड़े पुराने योद्धा हैं। तो मैंने देखा रणवीर सिंह की आंखों में कसक थी कि 2000 में मैं नहीं था, नहीं तो मेरे लिए भी शैलेंद्र जी ऐसा ही कहते, किसी को परिचय कराते। तो यह अवसर आपको मिलने जा रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आपको वह अवसर मिलने जा रहा है कि एक इतिहास की रचना होने जा रही है उत्तर प्रदेश की धरती से, बिजली कारपोरेशन की धरती, और आप उस इतिहास का अंग बनने जा रहे हैं। वह सौभाग्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस भावना के साथ इस संघर्ष में उतरिए। हम पहले लड़े और विजयी हुए, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। आप लोग काम पर जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। इनकलाब जिंदाबाद। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ